अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम एजुकेट्स। और आज हम 8605 का पार्ट 2 डिस्कस करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 से, विच इज़ एजुकेशनल प्लानिंग। देखें, जहाँ भी प्लानिंग का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे एम्स और ऑब्जेक्टिव साथ साथ होंगे। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो एम्स होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बरअक्स उसके वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन करें तो पहला है हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब पॉलिटिकल आपका होता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जिस नेशन में आप रह रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या पॉलिटिक्स करंटली जो है वो चल रही है, उसका एजुकेशन पे क्या असर हो रहा है, तो वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमी से निकला है और इकोनॉमी आपका फाइनेंशियल चीज़ को या स्टेटस को जो है वो फोकस करती है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब फाइनेंशियली, ठीक है, आपकी जो नेशन बिल्डिंग है, मतलब एक जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसकी डेवलपमेंट, उसकी इम्प्रूवमेंट आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आ गई। फिर भी टॉक अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मीन सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द का माहौल है, क्या वहाँ पे सोशल जस्टिस है, क्या वहाँ पे फेयर डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स। पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स में आपका है कि एक इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, जिस तरह वो बच्चा या लर्नर बड़ा हो रहा है, चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसके एनालिसिस स्किल्स कैसे हैं, इंटेलिजेंट है कि नहीं है, ये सारे आपके पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स में लाई करता है। अप्रोचेस टू एजुकेशन प्लानिंग, ठीक है, कि एजुकेशन प्लानिंग जो है उसमें कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। पहला है द सोशल डिमांड मेथडोलॉजी। मतलब जो आप सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ठीक है, वो प्लान करती है एजुकेशन। क्यों एजुकेशन प्लान करती है? ताकि आप अपनी सोसाइटी के, हर सोसाइटी के कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अचीव करने के लिए, ठीक है। तो वो आपको एजुकेशन दे रही है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स या एम्स को अचीव कर सकें और सोसाइटी को एज एन इंडिविजुअल या सब मिल के एक बेहतर सोसाइटी या एनवायरनमेंट बना सकें, ठीक है। हैव द मैन पावर रिक्वायरमेंट मेथडोलॉजी। देखिए, मैन पावर ये है कि हर बंदा आजकल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है, जो जिस ऑब्जेक्टिव पे ये फोकस करी है, वो कह रही है कि एजुकेशन को आप यूज़ करें ताकि वो जो मैन पावर की डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको बंदा रिक्वायर कर सके, मतलब हासिल कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा जो है वो कोई स्किल सीखना चाहता है, ठीक है, तो जब तक उसके पास प्रॉपर वसाइल नहीं होंगे तो वो स्किल्स नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो है द मैन पावर रिक्वायरमेंट मेथडोलॉजी। पॉइंट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न्स मेथडोलॉजी। इसमें बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। जो प्राइवेट और पब्लिक आपके जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, आप देखें वेरियस लेवल्स पे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स डिफरेंट तरीके के अगर रिसोर्सेज यूज़ होते हैं तो डिफरेंट उसमें फाइनेंशियली मतलब पैसे भी चेंज होते होंगे विद टाइम, ऑफ कोर्स। तो वो जो है एक उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज़ होता है, मेथडोलॉजी यूज़ होती है बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में। टाइप्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग होती क्या है, ठीक है। सिंपल सादा लफ्ज़ों में एजुकेशन जो आपकी पढ़ाई का जो एक सिस्टम है, जो एक निज़ाम बना हुआ है, उसके अंदर जो प्लानिंग होती है, उसके अंदर जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोसेस चल रहा होता है कि रिक्रूटमेंट से लेकर हायरिंग से लेकर बच्चों की जो है वो इनरोलमेंट से लेकर सब कुछ जो एक स्कूल की प्लानिंग चल रही होती है एजुकेशन सेक्टर में, दैट इज़ नोन एज एजुकेशनल प्लानिंग। देखिए, मेजर इंटरेस्ट्स कौन से हैं एजुकेशन प्लानिंग के डिसीजंस लेना, ठीक है, गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्रोग्राम्स और सर्विसेज ट्रेनिंग्स देना, ह्यूमन रिसोर्स मतलब टीचर्स या स्टूडेंट्स से रिलेटेड कुछ भी कोई इशू है वो देखना, वो रिजॉल्व करना, फिज़िकल रिसोर्सेज देना, फाइनेंस अकाउंट साइड है उसको मैनेज करना, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो है उसको देखना, सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन वाली साइड को भी देखना। ये आपके इंटरेस्ट्स हैं ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग।
अच्छा, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग कौन कौन सी हैं? नंबर वन इज़ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देखिए, सेंट्रलाइज्ड मतलब सेंटर, बीच का, ठीक है। तो प्लानिंग जो है ना आपकी, वो होती है फेडरल लेवल पे। फेडरल मतलब फेडरल गवर्नमेंट देखती है। टारगेट्स एंड रिसोर्सेज जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट देती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लोकल लेवल प्लानिंग। प्लानिंग इज़ डन एट द लोकल लेवल, ठीक है। अब लोकल लेवल आपका क्या है कि वो आपकी प्रायोरिटीज़ को बताता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करता है। पहले ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर किए, फिर आपको प्रायोरिटी सेट करके देता है कि देखिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ से। और यहाँ पे जो हैं बेसिकली फंड्स जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। देन वी हैव सेक्टोरियल प्लानिंग। सेक्टोरियल प्लानिंग जो है, प्रोजेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ईच सेक्टर सेपरेटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इस्लामाबाद का रीजन है एंड देन वी हैव रावलपिंडी, तो जो बीकन हाउस की अगर ब्रांच इस्लामाबाद में है तो वो इस्लामाबाद का सेक्टर देखेगा, जो रावलपिंडी में बीकन हाउस की ब्रांचेज़ हैं वो रावलपिंडी देखेगा, ठीक है। सो वो सेक्टोरियल प्लानिंग आ जाती है आपकी। देन वी हैव इंटीग्रेटेड प्लानिंग। पायलट एरिया इज़ सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि जो हमारा एक फ़िज़िकल एक्टिविटी वाला एरिया है वो वीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उन सब का गोल फिर ये होगा कि उस फ़िज़िकल डिपार्टमेंट को जो है वो उन्होंने अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, ठीक है। सो एक ही गोल रखते हैं सब, और सब डिपार्टमेंट्स फिर उसी गोल या उसी डेवलपमेंट में लग जाते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लान फॉर्मुलेशन, ठीक है। अगर आपने एक प्लान जो है उसको बनाना है, फॉर्मुलेट करना है, तो प्रोसेस क्या है, उसमें स्टेप्स क्या क्या हैं? पहला है कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट सेटिंग। ऑफ कोर्स जब भी आप कोई चीज़ प्लान आउट करते हैं तो कोई गोल तो होता है ना, कोई एम होता है जिसको आपने टारगेट करना होता है, हासिल करना होता है। तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और फिर टारगेट सेट करेंगे कि आपने ये इतने दिनों में अचीव करना है। देन द सेकंड पॉइंट इज सर्वे करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। ऑफ कोर्स पैसा, फाइनेंसेस ये ज़रूरी हैं, उसके बगैर आपकी कोई भी चीज़, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर एजुकेशनल सेक्टर या कुछ भी प्लानिंग जो आपने बड़े लेवल पे करना हो, तो पैसे तो लगते ही लगते हैं। तो आपने इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशन लाजमी देखनी है। देन वी हैव स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बेसिकली टैक्टिक्स होती हैं अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, कि क्या क्या आप हरबे आजमाएंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। दैट इज़ स्ट्रैटेजी। देन वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान साइज। फिक्स द साइज ऑफ अ प्लान, मतलब अगर हम कहें एक साल हमने फ़िक्स कर दिया, उस एक साल में हमारी इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मतलब ऑफ कोर्स रफली आइडिया ही सही, बट आप ये चीज़ें फ़िक्स कर लेते हो पहले से, ठीक है, ताकि आसानी हो आपको प्लान आउट करने में। देन वी हैव फाइनेंसिंग ऑफ प्लानिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ऑफ कोर्स आप अपनी फिर उस तरह बजटिंग वाला देखते हो कि अच्छा हमें कितने पैसे कहाँ कहाँ चाहिए, कहाँ कहाँ से चाहिए, ठीक है। देन वी हैव सेक्टोरियल प्रोग्राम्स। सेक्टोरियल प्रोग्राम्स बेसिकली आपकी नीड बेस्ड या प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। प्रिपेयर डिटेल सोसाइटल प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज़। आप अपनी पहले प्रायोरिटी सेट करते हो, उसके बाद सेक्टोरियल प्रोग्राम्स आप जो है वो मैनेज या प्रिपेयर करवाते हो। सेवन्थ इज़ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के बगैर कोई भी चीज़ या कोई भी काम नामुमकिन होता है, ठीक है। सो आपने अपने रिसोर्सेज को मॉडिफाई करना है, बताना है कि हमें ये फ़लाँ फ़लाँ रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। इस प्लान के लिए हमें ये रिसोर्स चाहिए और उस प्लान के लिए हमें ये रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स बेसिकली वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से आप अपना टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है। एट्थ इज़ प्लान एग्जीक्यूशन। एंड पे जब ये सब चीज़ें आप मैनेज कर लेते हैं या बना लेते हैं, एक प्लान आउट बना लेते हैं, उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन की तरफ चलते हैं कि अब हम वक्त आ गया है कि हम अपना प्लान जो है वो अब स्टार्ट कर दें या इनिशिएट कर दें। अच्छा जी, यूनिट 5 इज़ अबाउट स्कूल डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। देखें, जो डिसिप्लिन है वो सादा अल्फाजों में बेसिकली होता है कि आप हर इंस्टीट्यूट या स्कूल चलें, कुछ रूल सेट करता है, कुछ नॉर्म सेट करता है, ठीक है, कुछ पैटर्न्स होते हैं हर स्कूल के, तो उनको फॉलो किया जाए, मतलब यूनानिमसली सब स्टूडेंट्स, सब टीचर्स उन पैटर्न्स को, उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को फॉलो करें, तो वो डिसिप्लिन कहलाता है। अब बेसिकली पर्पस क्या है एक स्कूल डिसिप्लिन का? ताकि सेफ़्टी जो है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट स्कूल का वो कायम रहे, ठीक है।
सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर उजागर हो टीचर्स में भी और लर्नर्स स्टूडेंट्स में भी, ठीक है। स्कूल प्रोग्रेस करे, सक्सेस की तरफ जाए, पॉजिटिव मतलब अच्छी वैल्यूज़ और बिहेवियर्स इनकलकेट हों बच्चों में भी और टीचर्स में भी, ठीक है। और जो आपके जो स्किल्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिकल स्किल्स, सोसाइटी के जब आप रहते हैं तो उसमें कुछ स्किल्स होते हैं ना, रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं, तो वो स्किल्स भी आपको डिसिप्लिन डेवलप करवाता है विद टाइम। क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब एक क्लास जो है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स या पढ़ाने के मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे क्या अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं या बहुत शोर मचा के पढ़ रहे हैं, अफेक्टिव लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, टीचर सिर्फ पढ़ा रही है या बच्चों के भी रिस्पॉन्सेज ले रही है, सारी चीज़ें आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाती हैं। बेसिक 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल नंबर 1 इज़ के जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करनी चाहिए टीचर को भी बच्चों से और बच्चों को टीचर से, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 2 इज़ क्रिएट अ वार्म एंड नर्चरिंग क्लास। मतलब आपकी जो क्लास है ना, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत कोई सख्त क्लास टीचर हैं या बच्चे जो हैं वो टीचर पे उनका कोई आपस में बॉन्ड ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वार्म इन्वायरमेंट, नर्चरिंग क्लासरूम, जहाँ पे बच्चे भी और टीचर भी मिल के जो है वो आराम सुकून से पढ़ रही हैं या पढ़ा रही हैं, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 3 इज़ डेमोक्रेटिकली डेवलप अ सेट ऑफ रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आप रूल सेट कर दें कि भाई अगर आप ये करेंगे तो मैं ये पनिशमेंट दूंगी, अगर आप ये अच्छा काम करेंगे तो मैं ये आपको इंसेंटिव दूंगी, ठीक है। गिव एंड टेक वाला रूल रख लें। प्रिंसिपल नंबर 4 इज़ डेवलप अ डेली रूटीन येट रिमेन फ्लेक्सिबल। अच्छा, प्रिंसिपल नंबर 4 है, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की टीचर हूँ तो आते साथ ही आई वुड लाइक के हम कोई भी इंग्लिश का कोट हाँ क्लास में कोई बच्चा पढ़ाए, दैट्स अ डेली रूटीन। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट भी है कि किसी दिन चलें काम ज़्यादा है तो हम उसको स्किप कर दें, या कोई और एक्टिविटी है तो हम उस एक्टिविटी को स्किप कर दें, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 5 इज़ मेक लर्निंग मोर अट्रैक्टिव फॉर एंड फन। मतलब सिर्फ बुक्स और कॉपीज़ की हद तक पढ़ाई ना हो, उसके बाहर भी रिसोर्सेज से लेकर पढ़ाई करें, बच्चों को ग्राउंड्स में लेके जाएं, उनको फ़न एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो अपने टॉपिक्स जो हैं वो याद करवाने की या समझाने की कोशिश करें, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 6 इज़ डील विद मिसबिहेवियर क्विकली, कंसिस्टेंटली एंड रिस्पेक्टफुली। जब भी कोई बच्चा बदतमीज़ी करे तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको डांटना ही है या उसको बदतमीज़ी से ही समझाना है, आप तरीके से आराम और सुकून से भी उस बच्चे को समझा सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7 इज़ व्हेन ऑल एल्स फेल्स रिस्पेक्टफुली रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास। बच्चा बात नहीं सुन रहा तो आपने शोर नहीं मचाना कि आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। आप आराम से जाएं, रिस्पेक्टफुली बच्चे के पास जाएं और उससे कहें कि बेटा आपका दिल नहीं लग रहा क्लास में, आएँ थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाएं, ग्राउंड से कुछ राउंड मार के आएँ ताकि आप का जहन खुले एंड यू विल फील बेटर, ठीक है। इस तरह भी कहा जा सकता है। टेक्निक्स फॉर बेटर क्लासरूम डिसिप्लिन, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम का डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। पहला, फोकस, ऑफ कोर्स अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फोकस सेंट्रिक होना चाहिए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, आपने किसी बच्चे को चुप करवाना है तो आप उस बच्चे को डायरेक्टली कहें, ना कि इनडायरेक्ट जो है वो चीज़ें या वर्ड्स इस्तेमाल करें, ठीक है। मॉनिटरिंग, पूरे क्लासरूम इन्वायरमेंट में अपने पूरे रूम में देखें कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा बच्चे का बिहेवियर क्या है, कौन सा बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो मॉनिटरिंग होती है, देखना प्रॉपरली। मॉडलिंग, बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर जो है ना, इट प्लेज़ अ वेरी मेजर रोल इन स्पेशली इन स्टूडेंट्स लाइफ, कि एक बच्चा जो अपनी टीचर को देख रहा है आधे दिन, तो उसके लिए उसकी टीचर ही रोल मॉडल होनी चाहिए। नॉन वर्बल क्यूइंग, मतलब आप नॉन वर्बल क्यूज़ दो बच्चों को, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप चीख के बोलोगे बी क्वाइट, प्लीज़ सिट डाउन, नो, जस्ट अ जेस्चर एंड पोस्चर। आपने उंगली उठाई ऊपर, आपने कहा बस, आपने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आपने एक फिंगर उठाई तो बच्चों को समझ आ गई कि भाई अब मैम कह रही कि चुप हो जाओ। तो इस तरह के कुछ क्यूज़ आप रखें ताकि आपके बच्चों को ये समझ हो कि अच्छा मैम बोल नहीं रही बट उनका मतलब ये है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, क्लास में जो एक
इन्वायरमेंट होता है बच्चों का, शोर मचाना, क्योटिक जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। लो प्रोफाइल इंटरवेंशन, देखें जो काम बिहेवियर है ना टीचर का वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि जो बहुत मिसबिहेव करने वाले बच्चे भी होते हैं ना वो भी मजबूर हो जाते हैं कि वो आपको सुने और आपकी रिस्पेक्ट करें। असर्टिव डिसिप्लिन, असर्टिव मतलब कि अथॉरिटेटिव होना पड़ता है कि आपने रूल सेट कर दिए तो कर दिए, एंड रूल इज़ फॉर एवरीवन एंड शुड बी फॉर एवरीवन, मतलब वो हर बच्चा फॉलो करे फिर, ठीक है। Assertive I messages, use I messages to clearly communicate your expectations to the students, ठीक है। आप हमेशा जो अपने मैसेजेस भी देते हैं वो इस वे में दें कि अगले को क्लियरली पता चल जाए कि भाई इनका ये मतलब है, उसमें कोई इनडायरेक्ट मैसेज नहीं होना चाहिए। ओके जी, सो यूनिट 9 इज़ अबाउट एवेल्यूएशन मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए एवेल्यूएशन सिंपल वर्ड्स में क्या होती है, बेसिकली किसी भी चीज़ को जब आप प्लान आउट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है, तो आप ये देखते हैं एंड पे कि क्या वो चीज़ें जो है या आउटपुट जो है, रिज़ल्ट है, वो क्या आपके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है, इफ़ेक्टिव है कि नॉन इफ़ेक्टिव है, क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, क्या चीज़ें अमेंड होने वाली हैं, ये सब आपको पता चलता है थ्रू एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं और फिर अपना आउटपुट या रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है। वाई एवेल्यूएशन मैटर्स, एवेल्यूएशन ज़रूरी क्यों है, ठीक है। आपका ये इंश्योर करना कि प्रोग्राम सर्व देयर पर्पस, कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल आपके आउटपुट के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, आपकी नीड्स के साथ मैच कर रहे हैं। दूसरा, मेजरिंग प्रोग्राम इफ़ेक्टिवनेस, आपका जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना बेहतरीन था, वो चेक करने के लिए एवेल्यूएशन ज़रूरी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, जितने भी रिसोर्सेज, फंड्स, पैसे आपने यूज़ किए, क्या वो उसकी अच्छी साइड के लिए गए या बिल्कुल पैसे डूब गए, ठीक है, क्या उसकी प्रोग्रेस में यूज़ हुए या डूब गए, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए। प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी, मतलब स्कूल और जो आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाती हैं, ठीक है, डिफरेंट आपके पर्पसेस के लिए जो है वो पैसे भी यूज़ होते हैं और सारी रिसोर्सेज भी यूज़ होती हैं। तो एवेल्यूएशन बेसिकली ये देखने के लिए कि क्या वो चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड हैं, क्या वो पैसे या रिसोर्सेज सही मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। सपोर्टिंग द स्कूल्स मिशन, हर स्कूल का एक मिशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, ठीक है, एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए एवेल्यूएशन ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर हम एवेल्यूएशन की टाइप्स पढ़ें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन। पहली है कॉन्टेक्स्ट एवेल्यूएशन। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट है, जो असेसमेंट्स हो रही हैं, जो बुक्स हैं, जो कॉपीज़ पे लिखवाया जा रहा है, ये सब आपका कॉन्टेक्स्ट एवेल्यूएशन है, ठीक है। देन वी हैव इनपुट एवेल्यूएशन। इनपुट एवेल्यूएशन में बेसिकली जो भी आपको रिसोर्सेज अलॉट होती हैं, रिसोर्सेज दी जाती हैं, उनकी एवेल्यूएशन होती है, क्या वे रिसोर्सेज जो हैं वो सही मकसद के लिए, सही नीड्स एंड वांट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं या सिर्फ वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव प्रोसेस एवेल्यूएशन। देखें, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो एक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, ठीक है, इनपुट क्या क्या दिया जा रहा है, आउटपुट में क्या क्या होगा, ठीक है, कौन सा डाटा चाहिए, कौन सा डाटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, ये सारा एक प्रोसेस है। तो इसकी जो एक प्रोसेस की एवेल्यूएशन होती है वो होती है प्रोसेस एवेल्यूएशन। देन वी हैव प्रोडक्ट एवेल्यूएशन। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, कंप्यूटर इज़ अ प्रोडक्ट हमारे लिए, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। अब कंप्यूटर जो एक लैब है, क्या उसमें सारे कंप्यूटर्स सही से चल रहे हैं, ठीक है, बच्चे कंप्यूटर्स पे कितना टाइम लगा रहे हैं और क्या क्या सीख रहे हैं, वो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट की एवेल्यूएशन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।